सर, ये जो विजन इंडिया का प्रोग्राम सर हो रहा है, इस पे जो हम आपसे बातचीत कर पा रहे हैं, इस विजन के लिए रखा। और सर, ये जो शिक्षा परीक्षा क्यों ध्वस्त हुई, व्यवस्था सिर्फ ध्वस्त नहीं है सर, ये व्यवस्था पूरी नाकाम हो चुकी है। तो मैं कहना चाहूंगी शिक्षा व्यवस्था नाकाम है व्यवस्था। और सर, ये मैं ये भी कहना चाह रही हूँ सर कि जैसे कि हम लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि आप एग्जाम पे एग्जाम दो, फिर एग्जाम लीक हो गया, फिर पोस्टपोन हो गया, फिर उसके बाद फिर से एग्जाम होगा। ऐसे करते करते हमारी आधी से ज्यादा पूरी जिंदगी निकल जाती है सर इसी एग्जाम और शिक्षा व्यवस्था के चक्कर में, शिक्षा परीक्षा के चक्कर में। लेकिन क्या सर आपके एजेंडे में या फिर आपके विजन में ये चीज है कि जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसी तरह से यूनियन पब्लिक पॉलिटिशियन सर्विस कमीशन बनाया जाए और उत्तर प्रदेश पॉलिटिशियन सर्विस कमीशन बनाया जाए, ताकि उन सब पॉलिटिशियंस को ये समझ में आए कि जिस तरह से एक स्टूडेंट परीक्षा और शिक्षा के चक्कर में अपनी आधी जिंदगी निकाल देता है, उस तरह से पॉलिटिशियन भी एग्जाम दे, उनका भी एडमिट कार्ड रिलीज हो, वो भी सेंटर पर पहुंचे, फिर पेपर आउट हो, तब उसका मजा वो चखे कि वाकई में क्या स्टूडेंट्स के ऊपर बीत रही है। और इसका विजन सर क्या होगा कि आप इस तरह से कोई विजन इस तरीके से आप सोच रहे हैं या फिर यूथ के साथ अपनी बात आप साझा करना चाहेंगे? और मैं चाहूंगी सर कि 2027 में जहां से आप सांसद है जिस कन्नौज से, उस इत्र की खुशबू की तरह आपके व्यक्तित्व और चरित्र की खुशबू से ये पूरा यूपी माके और आपका विजन सार्थक हो। धन्यवाद सर। बहुत अच्छी बात कही सर इन्होंने। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपका, और क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे लिए आपदा न बन जाए, और पिछले 10 साल में हम लोग यही देख रहे हैं। और 10 साल क्यों, अगर हम दिल्ली की सरकार को अभी जोड़ दें हिसाब किताब, तो बहुत वर्ष हो गए, 22 साल हो गए। और जो आप कमीशन की बात कर रहे हैं या किसी तरह लीडर्स और पॉलिटिशियंस के लिए हो, तो अगर एडमिशन होंगे तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है भाजपा के लोगों का एडमिशन वहां होना चाहिए। और जॉब्स के लिए नौकरी एक कैलेंडर होना चाहिए, एक शेड्यूल तय होना चाहिए। और हमारी सरकार बनी तो कोशिश करेंगे और करके दिखाएंगे इस बात को कि जॉब्स को और नौकरी का एक कैलेंडर हो, नियमित हो कि परीक्षा कब होगी, जिससे स्टूडेंट्स के बीच में मानसिक तनाव ना हो और उन्हें पता हो कि हमें साल में ये परीक्षा देनी है, तो उस हिसाब से वो तैयारी कर दें। और अगर कभी इस तरह की घटना हो भी जाए तो पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी, जो भी खर्चा स्टूडेंट का होगा वो सरकार बियर करेगी, जिससे कि उनके ऊपर कोई भी दबाव और मानसिक तनाव ना हो। एक सवाल अभी उधर आप अपना पूछना चाह रहे थे, बताएं अपना सवाल बताएं। आपकी आवाज वैसे बुलंद है, आप बताएं ना अपना सवाल। माइक दे दो, माइक दे दो, माइक दो। ठीक है, दो हाँ जी, मैं बता रहा हूं। पहले मुझे बहुत गहरा कंसर्न है इस देश और प्रदेश के भविष्य पर, इस देश की युवता के भविष्य पर। आपने जितनी बातें कही उससे 100% से ज्यादा मेरी सहमति है, लेकिन मैं उससे आगे बढ़ के पूछना चाहता हूं कि क्या संविदा व्यवस्था को आपकी सरकार आएगी तो आप उसको लॉक स्टॉक एंड बैरल खत्म करेंगे कि नहीं? ये वादा चाहते हैं आपसे। दूसरी बात, आपने जो डिलिमिटेशन के जरिए जो तमाम बातें कही गई, पहले मुझे ये लगता है कि जो संवैधानिक मूल्य हैं उनके प्रति हमारी कितनी निष्ठा है, हम इसकी परीक्षा कर रहे हैं। माफ कीजिएगा महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पीडीए प्लान को लेकर जितने सिंसियर हैं, हमारी धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म को लेके उतने सिंसियर नहीं है। क्योंकि माफ कीजिएगा अगर मेरी गलती हो तो आई वुड लाइक टू बी करेक्टेड कि जो अप्रोच आपको शुरू से ही बुलडोजरिंग और बुलेट जो इनकाउंटरिंग के विरुद्ध जो शुरू से जो आपको अभियान लेना चाहिए था वो आपने नहीं लिया। ये माफ कीजिएगा अगर मेरी रीडिंग गलत है तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात कि सवाल पूछ लें। हाँ, सवाल पूछ रहा हूँ कि जो दूसरी पार्टियों के विधायक और सांसद चोरी जा रहे हैं, डकैती हो रहे हैं, वो नहीं रोक पाए उसके पास, आपके पास उसको रोकने का क्या प्लान है? धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।
कई महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाए हैं कि हम अपने विधायक और सांसदों को कैसे रोकेंगे। समाजवादी पार्टी पीढ़ियों से जुड़े हुए लोगों की पार्टी है, पीढ़ियों से हम लोग जुड़े हुए लोग हैं, तो इसलिए जल्दी टूटने वाले हम लोग नहीं हैं। क्या बात। और दूसरा, हमारे जितने भी सांसद विधायक हैं, ज्यादातर पीड़ा एक सी है उनकी, हम उसी पीड़ा से बंधे हुए लोग हैं। और जो बात आप कह रहे हैं कि कैसे हम लोग नहीं सवाल उठाए हैं इनकाउंटर को लेकर के, अगर आर्काइव में देखोगे तो सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर पे अगर किसी ने बात रखी है तो समाजवादी पार्टी ने रखी है। और कई ऐसे परिवार हैं जिनको हम लोगों ने आउट ऑफ वे जाके कानूनी भी मदद की है, और उसका परिणाम यह है कई जगह पर पुलिस के लोग जेल में हैं। मैं जौनपुर का उदाहरण दे सकता हूं। एक नौजवान पुजारी की हत्या की थी और उसको लेकर के बहुत लोगों को लेकर के गुस्सा भी था, नाराजगी भी थी। हम लोग गए, उनके परिवार के लोगों की मदद की और मदद करने के साथ साथ कानूनी भी लड़ाई लड़ी, और उसका परिणाम ये होगा लगभग 16 पुलिस के लोग जेल में गए। ये तो एक उदाहरण में दे रहा हूं। इसी पर हम लोगों ने बहुत दिन पहले, 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें बताया था कि कितने फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं, और उसमें फेक इनकाउंटर करने वाले कौन हैं, जिनका हो रहा वो कौन है, करने वाले कौन है, और फिर हमारी आवाज क्यों नहीं उठ रही है, वो क्या कारण है, वो भी हम लोगों ने रखा था। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर जिन लोगों ने फेक इनकाउंटर्स किए हैं, कोर्ट ने समय समय पर सवाल उठाए हैं, उनकी जांच निश्चित होगी। ठीक है, एक सवाल इधर से आ जाए, सामने से। हाँ, फ्रंट रो। We are highly thankful for our national president for like this. सर, ये पीडीए तो ऐसा जादू का शब्द बन गया है पूरे देश में कि जो व्यक्ति इसको पीडीए को अपने अपने हिसाब से ऐसी सुंदर व्याख्या हो रही है कि पूरे देश की सारी समस्या का निदान इन्हीं 3 शब्दों में सिमट गया है। और आज ये हम लोग प्रयागराज में देखने को भी मिला। एजुकेशन सिस्टम में साहब, मुझे तो मतलब आज मैं अपने को और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि हमारा मुखिया इतना करीब से इन चीजों को समझते हैं। आप साहब, ये चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, जब ये चीफ सेक्रेटरी थे तो सर्किट हाउस में 10 मिनट हमको एक बात करने का मौका मिला था। तो मैंने उस समय कहा था कि साहब देखिए, किसी देश के विकास के लिए इंडस्ट्री से बड़ा कोई चीज हो नहीं सकती। और जहां तक मैं समझता हूं कि पिछले काफी दिन देखने 10-20 साल पहले चले जाएं, 12 के पहले भी, और फिर इधर चले आए, तो इतना सुयोग कोई मुख्यमंत्री बनने वाला आगे दिखता भी नहीं, कोई बना भी नहीं अभी तक। इंडस्ट्री के साथ जो आपने काम किया था, वो काम करीब एक हम लोग जो एससीएल से लेकर के और ये 20-25 हजार करोड़ का काम देखते हैं, इससे ऊपर का नहीं हो पाया उस समय भी। इस पे आगे क्या प्लान है? चूंकि इंडस्ट्री नहीं होगी तो जो एजुकेशन सिस्टम, यूनिवर्सिटी रिफॉर्म सिस्टम है, वो कुल मिला के घूम के इसी मुद्दे पे आता है। चाहे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, चाहे कोई औद्योगिक हो, जो भी जितनी इंडस्ट्री है, यूनिवर्सिटी सिस्टम ही समाप्त हो जा रहा है, क्योंकि उस पढ़ाई का कोई इंडस्ट्री से कहीं लिंक ही नहीं, पूरा लिंक ही खत्म हो गया है। और ये कभी रहा होगा तो रहा होगा, 20 साल से हम लोग नहीं देखे इतनी गिरावट आ रही है। तो इस पे इंडस्ट्री का यूनिवर्सिटी के एजुकेशन से लिंक कैसे होगा, इसका रिफॉर्म कैसे होगा, इस पे थोड़ा आपका चाहते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि पीडीए की बात इसलिए है कि ये सबको जोड़ता है। जितना हम आपस में प्रेम रखेंगे, जितना हम दया की भावना रखेंगे और जितना हम अपनापन दिखाएंगे, उतना ही हमारा पीडीए और मजबूत होगा। जो सवाल आपने रखा है कि बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जहां पर हम ट्रेनिंग, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, मुझे याद है कि जब समाजवादी सरकार बनी थी, सिंगापुर का एक बहुत फेमस मॉडल था, उनका स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी थी। उस समय प्रयास कर करके हम लोग स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू किए थे
और उसी स्किल डेवलपमेंट को प्रोग्राम को बढ़ाया था, जबकि भारत सरकार उतना सहयोग नहीं कर रही थी। उसके मिनिस्टर भी अभिषेक मिश्रा जी थे। तो उस समय बड़े पैमाने पर कंपनीज को हम लोगों ने टाई अप किया था और कंपनियों को जोड़ने का काम किया था। उदाहरण के लिए मैं दो बातें जरूर कहूंगा, क्योंकि जब सैमसंग का एक्सपेंशन की बात हो रही थी, आप चीफ सेक्रेटरी थे और सैमसंग के पास चॉइस थी कि वो तमिलनाडु में अपना प्लांट लगाए कि नोएडा में प्लांट लगाए। तो कई बार जो बातचीत और नेगोशिएशन के बाद ये बात समझ में आई कि ये लोग चाहते तो यूपी में ही लगाना है, लेकिन सरकार से कुछ ज्यादा मदद चाहते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी साहब को याद होगा, उनके जो अफसर थे, मैंने उनसे कहा कि एक काम ये करिए कि तमिलनाडु क्या क्या दे रहा है आपको और आप यूपी से क्या क्या चाहते हो। जब उन्होंने पूरा लिख करके दिया तो याद होगा हम लोगों ने बातचीत की और उसका परिणाम ये हुआ कि देश का वो एक्सपेंशन का सैमसंग का बड़ा प्लांट तमिलनाडु में नहीं लगा, नोएडा में लग गया जाकर के। और सेकंड बात, जो मैन्युफैक्चरिंग को और हमारी एजुकेशन को मैन्युफैक्चरिंग से कैसे जोड़ें। जब 10 साल पहले मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक पहली पॉलिसी किसी ने बनाई थी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जब सबसे पहले बनाई थी, वो समाजवादी सरकार में बनी थी। और जितनी भी बड़ी कंपनियां देश की मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, वो जमीन को लेकर के सब यूपी में, नोएडा में चाहते थे। और एक समय ऐसा आया कि दो कंपनियों के बीच में आपस में तालमेल नहीं बैठा। ताइवान की कंपनी पहले आई तो हम लोगों ने ताइवान की कंपनी को अलॉट कर दिया था, और फिर दूसरी कंपनी इस बात की शिकायत कर रही थी कि ये जमीन तो हमें अलॉट में मिलनी थी, आपने उस कंपनी को क्यों दे दी। उसी समय हम लोगों ने उनसे भी बातचीत की, उनसे भी कहा कि आप क्या सुविधा चाहते हैं। तो उसका परिणाम ये हुआ कि जो जो उनकी मांग थी हम लोगों ने पूरी की। उसी की वजह से आज नोएडा में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब अगर मोबाइल का बना है तो समाजवादियों की देन है। उसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि जो फैसला उस समय लिया था। भविष्य में हमारी कोशिश होगी कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम या जिनसे रोजगार मिल सके, ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे। और मैं कहूंगा चीफ सेक्रेटरी साहब और इसमें अगर जोड़ना चाहें तो जोड़ देना। आपने सर पूरी बात बताई दी कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक के इंडस्ट्री के लिए पार्क्स डेवलप किए थे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। और जैसा आपने बताया, एक ताइवान के ग्रुप को और एक दूसरे ग्रुप को फिर इसको उनकी मांगों को डिस्कस करते हुए अलॉट किया गया था। और सैमसंग बिल्कुल तैयार था कि हम तमिलनाडु चले जाएं और तेलंगाना, दो ऑप्शन उनके पास थे, क्योंकि वहां बहुत रियायत मिल रही थी, यहां तक कि फ्री लैंड मिल रहा था। लेकिन सर ने उस समय कहा नहीं, इनको अगर देना है, लैंड में भी सब्सिडी देनी है, जो देनी है इसको इनको दिया जाए, लेकिन सैमसंग यूपी से बाहर नहीं जाएगा। तो यूपी को क्लियर कर दिया गया था कि आप यही रहेंगे। एंड 15,000 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट जो है वो आया फिर मोबाइल इंडस्ट्री में, जिससे 5,000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड 50,000 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है इससे जनरेट हुआ।